हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। और लेसन 5 डिस्कस करेंगे और लेसन 5 का नाम है अस्त्रानुकूल गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना और इसका उद्देश्य। जी हाँ, बहुत ही ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक भी है वो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य क्या है, आज का जो टॉपिक है इसमें उद्देश्य क्या है, ठीक। क्योंकि जब हमें उद्देश्य मालूम पता चल जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे से किसी भी कार्य को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, उद्देश्य नंबर 1, बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना। टॉपिक 2, गद्य और पद्य में अंतर कर पाना। 3, गद्य एवं पद्य में आए शब्दों, वाक्यांशों को समझाते हुए पढ़ना। शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना और समान ध्वनि वाले शब्दों को समझना। अब देखिए, सहायक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो सहायक सामग्री में आपका चित्रकार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पटिया, ये सभी आ जाते हैं। तरीका क्या क्या हो सकते हैं, तो बातचीत करके, कविता या गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह करके, ठीक है। स्वस्वर आदर्श वाचन करके, गद्य एवं पद्यों को बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन कराकर, ये सभी क्या है, तरीका है, ठीक है। अब देखिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भाषा में सरलता एवं मधुरता होना चाहिए। जो आप तरीका कर रहे हो उसमें भाषा में सरलता, सरल एवं समझ में आना चाहिए। ध्वनियाँ स्पष्ट हो, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, शब्दों एवं वाक्यों में विराम चिन्हों को ध्यान में रखा जाए। ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उनके उतार चढ़ाव का ध्यान में रखा जाए। भाषा का उच्चारण करते समय यह ध्यान दिया जाए कि लोक भाषा के उच्चारण का प्रभाव पड़ने ना पाए, ठीक है, पड़ने पाए। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो अनेक असहज परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका आ जाता है कि कुछ बच्चे बोलने में संकोच करते हैं, कुछ बच्चे बोलने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनके जितने भी संकोच, डर है, उसको दूर करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पहला है क्रियाकलाप। इसके लिए अनेक क्रियाकलाप आयोजित कर सकते हैं जिससे उपयुक्त दक्षताएं बच्चे हासिल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका वर्णमाला खेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखते हैं। वर्णमाला खेल क्या है। यह गतिविधि हमें बच्चों में ध्वनियों एवं उनके बीच स्पष्ट अंतर की समझ विकसित करने में मदद दे सकती है। बच्चों को गोल घेरे में बैठा दे स्वयं वृत्त के बीच में बैठ सकते हैं। शिक्षक एक वर्ड की ध्वनि को उच्चारित करे, क्रमशः बच्चे उस ध्वनि को सुनकर क्रमशः उच्चारित करें। यदि सभी बच्चे उस ध्वनि को उच्चारित कर लेते हैं तो समूहित तालियां बजवाएं तथा दूसरा वर्ड उच्चारित करें। मतलब इस तरीके का पहला वर्णमाला खेल होना चाहिए और आपने बचपन में देखा भी होगा, ठीक है। अब देखिए, मूल्यांकन क्या करना है इसमें। तो बच्चों में ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यांशों की समझ विकसित करने क्रियाकलापों के दौरान मूल्यांकन का कार्य भी कर सकते हैं। फर्स्ट मूल्यांकन, इसके लिए शब्दों, वाक्यों की पट्टिकाएं एक जगह रखकर बच्चों से बारी बारी से उठाने को कहा जा सकता है तथा उन्हें देखकर बोलने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इस क्रियाकलाप से इनकी समझ का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है कि आपने जो वर्ड भी उच्चारण कराया क्या उनको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूल्यांकन भी कर सकते हो। अब देखिए, अगला आपका पॉइंट है निवारण, ठीक है। अब मान लीजिए प्रशिक्षु कक्षा में बच्चों द्वारा किए गए उच्चारण की शुद्धता पर बल दे एवं स्वयं उच्चारण एवं बच्चों से उनका अनुकरण कराए। बच्चे जिन ध्वनियों अथवा शब्दों के उच्चारण में प्राय त्रुटियां करते हैं, प्रशिक्षु उन पर चर्चा करे। जैसे कि अब है आपका टॉपिक विराम चिन्ह। पठन और लेखन में विराम चिन्हों का सार्थक और सटीक प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसकी बारीकियों अथवा सूक्ष्म ज्ञान से परिचित हुए। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाया जा सकते हैं, जैसे कि व्यायाम द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों द्वारा, चर्चा द्वारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट व्याख्यान विधि, ठीक है। इसमें शिक्षक प्रत्येक विराम चिन्ह को विस्तार से समझाइए, बीच बीच में जैसी जरूरत है वैसा उदाहरण भी देते चले। जैसे कि सबसे पहले तो है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको मालूम है क्या होता है। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता का बोधक है,
ठीक है, जैसे कि भारत हमारा देश है, आज मेरा जन्मदिन है, छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, क्या तुम घर आ गए। देखिए, क्या तुम घर आ गए प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। जब यहाँ क्या लग जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, आज तुम घर आ गए तो इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम। तो ये ध्यान देने वाली बात होता है। अब देखिए, पूर्ण विराम से संबंधित अन्य जानकारियाँ। उच्चारण करते समय पूर्ण विराम की जगह कुछ पल ठहर कर फिर अगले शब्द को बोलना चाहिए। ऐसा न करना उच्चारण त्रुटि के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ यहाँ भी पूर्ण विराम है, यहाँ भी है। पद्य में दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों की पहली अर्धाली के बाद एक पूर्ण विराम और दूसरी अर्धाली के बाद दो पूर्ण विराम, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे आता है। फिर जैसे दोहा, चौपाई इस तरीके से आता है। ठीक है, जैसे कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़वान हारी, यहाँ एक है और यहाँ फिर दो है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि राम नाम सुंदर करतारी, तो यहाँ एक पूर्ण विराम है। फिर दूसरा पॉइंट है संशय विहग उड़वान हारी। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे तुमने बताया नहीं कि तुम किसी कक्षा में हो। ठीक है, ऐसे मतलब सवाल के। फिर देखिए अल्प विराम, तो अल्प विराम का कहाँ यूज किया जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि वाक्य में आए दो या दो से अधिक समान पदी शब्दों या पद बंधों से जहां और के प्रयोग की आवश्यकता होती है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुनील, मोहित और राहुल हॉकी खेलने गए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सुनील और मोहित के बीच में क्या है, अल्प विराम का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो ये सब आप सभी को पता ही है। अब देखिए, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा इसमें शिक्षक पर शिक्षु किसी विराम चिन्ह को समझाने के लिए, उसकी बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक, संबोधन या आश्चर्य सूचक चिन्ह समझाने के लिए कुछ इस तरह के वाक्यों को सहायता ली जा सकती है। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्या वह बैल तुम्हारा ही है। तो यहाँ भी प्रश्नवाचक, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ भी प्रश्नवाचक, हाय तुम फेल हो गए, आश्चर्यजनक। हे भगवान, उसने निरे पक्षी को मार डाला, वाह कितना सुंदर है। ठीक है, ओह इतनी बड़ी नाव तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो आप देख सकते हैं, ओह वाह, इसमें क्या लग रहा है आपका, ये वाला चिन्ह लग रहा है। ठीक है, जिसमें आश्चर्यजनक, इस तरीके से इसमें ये चिन्ह यूज किया जाता है। इन वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखने के बाद स्पष्ट करें कि प्रश्नार्थक वाक्य, जैसे कि जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में संबोधन या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। तो प्रश्न का चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता, ठीक है, जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। जैसे कि कलकत्ता की राजधानी बताओ। ठीक है, अब देखिए चर्चा द्वारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन में से चिन्ह के बारे में बताया है। ठीक है, चर्चा द्वारा शिक्षक प्रशिक्षु भिन्न प्रकृति वाले विराम चिन्हों को प्रस्तुत कर प्रतिभागियों विद्यार्थियों से उनके अभिप्राय एवं प्रयुक्त स्तर विशेष के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। जैसे यदि उसे निर्देशक चिन्ह, उदाहरण अथवा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह आदि को समझाना है तो श्यामपट्ट पर इन चिन्हों को अंकित करके चर्चा शुरू कर सकता है। अब देखिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए, संवादों या वार्तालापों में तथा किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी कहा करते थे, फर्स्ट, सत्य ईश्वर का रूप है। सेकंड, ग्राहक, इस पुस्तक का मूल्य क्या है। दुकानदार, ठीक है, यहाँ दुकानदार होगा, यहाँ छुकंदार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ दुकानदार होगा, इसको सही कर लेते हैं। यह 50 रुपए का है। विद्यार्थी में 2 गुण अवश्य होने चाहिए, आज्ञाकारिता और परिश्रमशीलता। उदाहरण यानी चिन्ह, एक हरा भी कहते हैं इसको। ठीक है, का प्रयोग किसी के उपमान, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोहरा, डबल इन्वर्टर, इस तरह सिंगल इन्वर्टर ऐसे हम बोलते हैं। का प्रयोग किसी व्यक्ति के वचन जैसे स्टेटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लाला लाजपत राय ने कहा है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए मूल्यांकन। ठीक है,
तो विराम चिन्हों का क्या महत्व है? आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। ये प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो विराम चिन्हों का क्या महत्व है। फिर सेकंड की जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, ठीक, वहाँ अल्प विराम का यूज किया जाता है। फिर नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आप कहाँ गए थे, ठीक है, अरे तुमने क्या किया, माता पिता सो गए, तुम चलो मैं अभी आया, राम ने कहा लक्ष्मण मेरा अनुज है। तो ये आपका जो लेसन है देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है समान ध्वनि, ठीक है, क्योंकि ये भी इस टॉपिक देखिए उच्चारण में लगभग समानता का अभ्यास रखने वाले शब्दों को समान भाषी अथवा समान ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि कुछ समानता पाई जाती है, जैसे कि आपका है समान ध्वनि शब्द, ठीक है, शब्दार्थ। तो देखिए एक होता है अनल, दूसरा होता है अनिल। अगर आप इसको बोलेंगे तो एक ही जैसे लगेगा, जैसे अनल और अनिल, लेकिन जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। अनल का होता है आग और अनिल का होता है हवा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, अनल का होता है आग और अनिल का होता है हवा। अब देखिए दिन और दिन, तो देखिए एक दिन का तो होता है आपका दिवस मतलब दिन, ठीक है, जैसे हम डे काउंट करते हैं, लेकिन इस दिन का मतलब क्या होता है जिसमें बड़ी का मात्रा होता है दिन। अब इसको हम बोलते हैं बस दिन, लेकिन इसको बोलते हैं दिन यानी गरीब, ठीक। इस दिन का मतलब होता है गरीब और इस दिन का मतलब होता है दिवस। फिर सेकंड है आपका अवलंब और अविलंब। अब देखिए एक अवलंब का होता है, एक अवलंब का होता है सहारा, लेकिन दूसरे का होता है अविलंब यानी शीघ्र, मतलब कोई भी देरी ना हो, अविलंब बिना देरी के। दूसरा है आपका वक्ष और वृक्ष। तो एक वक्ष का होता है आपका सीना, ठीक है, छाती, और एक वृक्ष का होता है पेड़। फिर है आपका आकर, ठीक, आकर, और एक होता है आकार। तो आकर का होता है खजाना और एक आकार का होता है स्वरूप, मतलब इसका आकार स्वरूप कैसा है। फिर होता है एक कोष और दूसरा होता है कोष, ठीक। तो देखिए बोलने में एक ही जैसे लग रहा है। तो एक कोष का मतलब होता है समूह और दूसरे कोष का मतलब होता है खजाना। फिर देखिए कुल, एक छोटा कुल है जिसमें मात्रा छोटा उ का लगा है और एक बड़ा वाला कुल यानी कुल। तो एक कुल का होता है वंश और एक कुल का होता है किनारा। अगला पॉइंट है आपका खाद या खाद्य। एक खाद का होता है उर्वरक और दूसरे खाद्य का होता है खाने योग्य। फिर होता है चूना और चूना। एक चूना का होता है टपकना और एक चुनना का होता है मतलब हमने चुना, चुनना, चुनने के अर्थ में। छात्र और एक होता है छात्र। एक छात्र का होता है विद्यार्थी और एक का होता है छात्र, तो होता है क्षत्रिय का। टीका, टीका, ठीक। एक टीका का होता है जैसे कि वहाँ टीका है, वहाँ ठहरा है, और एक टीका का अर्थ होता है टीका मतलब तिलक लगाना। एक जैसे कि पास और पास, ठीक है। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है पास और पास। तो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंट अर्थ होता है। एक पास का होता है मतलब हमारे पास से ही गुजर गया, मतलब हमारे करीब से ही, ठीक है, उसका करीब होता है। लेकिन एक पास का होता है जाल, बंधक। अगर अभी आप जैसे कि रामायण दे रहा है, आपने देखा भी होगा, तो जो रावण का पुत्र होता है इंद्रजीत, वो श्री राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध देता है, मतलब बंधक जाल। तो इसका ये मतलब हो जाता है। फिर एक पीढ़ा और एक पीढ़ा। पीढ़ा का मतलब होता है दर्द और पीढ़ा का मतलब होता है बैठने का उपकरण। एक पूंछ और एक पूछ। एक पूछ का मतलब होता है दुम और एक मत पूछ का होता है पूछना। दिया और दिया। एक दिया का अर्थ होता है मैंने देने के अर्थ में, और एक दिया का मतलब दीपक। नारी, नाड़ी। एक नारी का होता है स्त्री और दूसरे का होता है नाड़ी यानी धमनी। प्रमाण, प्रणाम। एक प्रमाण मतलब सबूत और प्रणाम मतलब नमस्कार। गृह, ग्रह। गृह मतलब घर और ग्रह मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाला, जैसे कि बुध, पृथ्वी, शुक्र, ये सभी हो जाते हैं। फिर भवन और भुवन। भवन मतलब मकान और भुवन मतलब आपका वाला पिंड, ठीक है। सुखी और सुखी। सुखी मतलब सुख से रहने वाला और सुखी मतलब संसार भी होता है। कूड़ी और कौड़ी। कौड़ी मतलब 20 का समूह और कौड़ी मतलब सूखी हुई। सूर और सूर। सूर का मतलब होता है सूर्य और सूर का मतलब होता है पैसा। वात, वत।
एक वात का अर्थ होता है हवा और एक बत का अर्थ होता है वचत। सास और सास, एक सास का होता है पति या पत्नी की माँ, ठीक है, और एक सास का होता है मतलब अपना श्वास, ठीक है। परिणाम और परिमाण, एक का होता है रिजल्ट और दूसरा का परिमाण मतलब इसकी मात्रा कितना है, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब प्रशिक्षु को चाहिए कि पहले वो स्वयं इस तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जैसे कि हमने कर लिया, ठीक है। अब बच्चे को समान ध्वनि के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सके हैं या नहीं, इसके लिए उनसे विभिन्न अभ्यास कराए जा सकते हैं। अब मूल्यांकन कर सकते हैं कि समान ध्वनि के बारे में बच्चे कितना जानकारी हासिल कर पाए हैं। इसके लिए उन्हें समूह में बांटकर क्रियाकलाप कराना चाहिए, जैसे कि कुल और कुल, ठीक, निधन और निर्धन, लंच और लक्ष्य, पास और पास, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पे आप सभी को चर्चा करना है, मिलान करना है, यहाँ मिलान करने के लिए बोला है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है आपका कुल और कुल। तो हमको पता है क्या होता है, एक कुल का होता है वंश और एक कुल का होता है किनारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला का स, ठीक है, दूसरा का निधन और निर्धन, इसका दूसरा का हो जाएगा द, ठीक है। लंच और लक्ष्य, लंच का होता है लाख और लक्ष्य का होता है उद्देश्य, तो अ हो जाएगा। पास का होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, तो इसका हो जाएगा आपका ब, जाल और निकट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर बच्चे कर लेते हैं तो उनको समझ में आ गया है। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सही शब्द चुनकर वाक्य के रिक्त स्थान पे भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हो, जैसे कि समय पर विद्यालय में क्या क्या जमा कर देना चाहिए, शुल्क, तो शुल्क जमा कर देना चाहिए, ठीक है। आज उसके यहाँ शुक्ल प्रवेश है, गृह प्रवेश है, तो यहाँ क्या होगा, गृह प्रवेश है, ठीक है, ये भरेंगे। कल उसकी परीक्षा का परिणाम, ठीक है, यहाँ पे ये होगा परिमाण, यहाँ पे यही होगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये परिणाम है और ये परिमाण, परिमाण मतलब होता है मात्रा, ठीक है। अगला है आपका कि वेतन के रूप में उसे कोष यानी उसको खजाना दे देना चाहिए, ठीक है। आपका ये रहेगा, ये वाला कोष मतलब होता है खजाना, ठीक है। इस शब्द का अर्थ तुम्हें मिल जाएगा, मतलब क्या, मतलब तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ तुम्हें, इस कोष का होता है समूह और इस कोष का होता है खजाना, मतलब वेतन के रूप में उसे कोष 5000, खजाना 5 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है। इस अर्थ का तुम्हें कोष मिल जाएगा यानी समूह में मिल जाएगा। तो ये देखिए अगर बच्चे कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि चिन्हों की जानकारी प्लस समान ध्वनियों, ये सब हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।